हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। आज आपके पूरे के पूरे प्रश्न एनसीईआरटी से लिए गए हैं। याद रखिएगा बच्चा लोग, एनसीईआरटी से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं और आज हम लोग मध्यकालीन भारत का ये क्लास पूरा का पूरा एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं आज की क्लास आप लोगों के लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपको प्रश्न आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं आते हैं तो भी आप लोगों को क्लास को बहुत ध्यान से देखना है, बार बार रिवीजन करना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बनते हैं चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। तो बच्चा लोग क्लास को बहुत ध्यान से देखना है, हर एक तथ्य को रिवीजन करना है। ये सारे तथ्य आप लोगों के लिए लिए गए हैं और ध्यान दीजिएगा, आज का क्लास आप लोगों को मात्र बहुत ज़्यादा जानकारी उपलब्ध कराने का है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। शासकों का सही क्रम कौन सा है। आपको बताना है शासकों का सही क्रम, और यहाँ पे जो है सैयद वंश के शासकों का क्रम दिया हुआ है और आपको बताना है कि सैयद वंश के शासकों का सही क्रम कौन सा है। पहला ऑप्शन है मुबारक शाह, दूसरा ऑप्शन है मोहम्मद शाह, तीसरा ऑप्शन है खिज्र खां, चौथा ऑप्शन है अलाउद्दीन आलम शाह। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 का ये आपका सीक्वेंस है। 2 में है खिज्र खां, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह। 3 में है अलाउद्दीन मसूद शाह, मोहम्मद शाह, मुबारक शाह और खिज्र खां। और चौथा कह रहा है इनमें से ऐसा कोई भी नहीं है कि जो कि सही क्रम को बता रहा हो। तो बताएंगे बच्चा लोग आपका कौन सा है जो कि सही हो जाएगा। निश्चित तौर पे आप लोगों ने सैयद वंश को पढ़ा होगा और सैयद वंश के महत्वपूर्ण शासकों का नाम यहाँ पे दिया हुआ है, जिनका क्रम एग्जाम में बहुत बार पूछा है और आप लोगों को भी इसका उत्तर देना है। याद रखिएगा बच्चा लोग, आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। सबसे पहला जो शासक है, जो संस्थापक है, वो खिज्र खां है। देखिए कितना आसान है, एक ही ऑप्शन में खिज्र खां पहले नंबर पे दिया है। आप लोगों को ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये सभी को पता है कि सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां है। तो निश्चित तौर पे सही हो गया है। खिज्र, मुबारक, मोहम्मद, अलाउद्दीन, याद रखिएगा ये इसका सही क्रम है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बच्चा लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। इब्न बतूता के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखिए 5 ऑप्शन है आपके सामने और सारे ऑप्शन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सी बात है जो इब्न बतूता के बारे में सही नहीं है। पहला ऑप्शन है इब्न बतूता के अनुसार जब वह दिल्ली आया तो तुगलक साम्राज्य 23 प्रांतों में बटा था। दूसरा, कश्मीर और आधुनिक बलूचिस्तान को छोड़कर लगभग सारा हिंदुस्तान दिल्ली सल्तनत के नियंत्रण में था। तीसरा, इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में 10 वर्ष रहा। रेहला में उसने भारतीय फल फूल, जड़ी बूटियों, सड़कों की दशा, रीति रिवाजों आदि पर प्रकाश डाला। और चौथा, इब्न बतूता ने सती प्रथा के प्रश्न की जानकारी भी रेहला में दी है। तो बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो इब्न बतूता के बारे में सत्य नहीं है। 5वां है, ऐसा कोई नहीं है जो सत्य ना हो। तो आप लोगों को परेशान करने के लिए या कहिए थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए मैं ऑप्शन में फेरबदल करती हूँ, ताकि आप लोग उस गूढ़ता तक जा पाएँ। और अगर आपने उस गूढ़ता को नहीं पढ़ा है तो टेंशन की कोई बात नहीं है, आज के बाद वो सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। इसीलिए तो आप लोगों से बार बार कहती हूँ कि आप क्लास को देखिए, वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो जहाँ पे आपकी निगाहें नहीं जाती हैं किताबों में और वो आयोग क्वेश्चन के रूप में उठा लेता है, वो सब आपके लिए बनाया जा रहा है। तो इसीलिए उन सारे पॉइंट्स पे आप लोगों का ध्यान केंद्रित हो और वो गलतियाँ एग्ज़ाम में ना हो, इसी चीज़ को जो है सही करने के लिए मैं आप लोगों को खुद से प्रश्न को जो है सही करने का, या कहिए कि इधर उधर करके तथ्य देती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग लगाएं। तो बताएंगे बच्चा कौन सा है जो कि सही नहीं है। याद रखिएगा, आप सभी को यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो सकता है। आपका ऑप्शन नंबर 3 सही नहीं है, क्योंकि बाकी सभी बातें सही है, पूरा स्टेटमेंट सही है, सिर्फ ये सही नहीं है। 8 वर्ष कर दीजिए, पूरा स्टेटमेंट करेक्ट है। यानी कि इब्न बतूता के अनुसार जब वह दिल्ली आया तो तुगलक साम्राज्य में 23 प्रांत थे, बिल्कुल सही है। कश्मीर और आधुनिक बलूचिस्तान को छोड़ के बाकी सारा भाग हिंदुस्तान में था, ये भी सही है, जो कि दिल्ली के नियंत्रण में था। और तीसरा भी सही है कि इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में 8 वर्ष
तक रहा। रहला में उसने भारत के फल फूल, जड़ी बूटियां, सड़कों और दशा रीति रिवाज, इन सब का वर्णन किया है। कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि ये 10 की जगह 8 हो जाता तो ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट सही है, इसको ध्यान दीजिएगा। और आपका चौथा भी सही है कि इब्न बतूता ने सती प्रथा के बारे में भी उल्लेख किया है, यानी कि आपका तीसरे में मात्र 8 कर देने से ये क्वेश्चन क्या हो जाता, बिल्कुल करेक्ट हो जाता। चलिए बच्चा लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन भी देखिए बहुत ही शानदार है, बहुत सारे तथ्य इसमें हैं। आपको तुगलक वंश के शासकों का सही क्रम बताना है। उम्मीद है महत्वपूर्ण शासकों का नाम तो सभी को याद रहता है, लेकिन लास्ट के जो शासक हैं जिन पे आपके निगाहें नहीं जाती हैं उनको भी आज आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अबू बकर और फिरोज शाह तुगलक। दूसरा ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन सिकंदर शाह, नासिरुद्दीन महमूद और अबू बकर। और आपका तीसरा है गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और नासिरुद्दीन महमूद। और आपका चौथा है गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन सिकंदर शाह और नासिरुद्दीन महमूद। बहुत आसान है, क्योंकि आपको अगर शुरुआत के 3 शासकों के नाम भी पता हैं तो भी आप बता देंगे कि उनका क्रम कौन से ऑप्शन में सही है। यानी कि इतना उलझाने के बावजूद मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन बहुत आसान कर दिया है, और निश्चित तौर पे आप सभी लोग इसका उत्तर बता सकते हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत भी पता है कि तुगलक वंश के महत्वपूर्ण शासकों का कौन सा क्रम है तो आप बहुत आसानी से उत्तर सॉल्व कर सकते हैं बच्चा लोग। एनसीईआरटी का है, लेकिन आप लोगों के लिए मैंने थोड़ा इजी कर दिया है ताकि आप लोग क्लास छोड़ के भागने ना लगे। कितने मासूम हैं आप लोग, ये भी नहीं समझते कि इन चीज़ों से भागने से कुछ नहीं होगा, बल्कि इनका सामना करना, इनको बार बार पढ़ना है, रिवीजन करना है, समझने का प्रयास करना है। ईजी चीज़ें अच्छी लगती हैं, जबकि ईजी से कुछ नहीं होता। तो आप सभी को पता है कि आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट है। सबको पता है कि तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक हैं, और उनके बाद जौना खां यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक शासक बने हैं, और उसके बाद फिरोज शाह तुगलक शासक बने हैं। और ये क्रम आपका सिर्फ और सिर्फ चौथे में है, आप देख सकते हैं। और उसके बाद जो शासक बने हैं वो आप देख रहे हैं अबू बकर बने हैं। अबू बकर के बाद जो हैं वो हैं आपके नासिरुद्दीन मोहम्मद। एक तो है महमूद, एक तो आप देख रहे हैं बच्चा लोग यहाँ पे महमूद दिया है। महमूद के पहले अलाउद्दीन मसूद शाह हैं, अलाउद्दीन सिकंदर शाह हैं, और सिकंदर शाह के पहले हैं आपके नासिरुद्दीन मोहम्मद। तो याद रखिएगा क्रम गयासुद्दीन, मोहम्मद बिन, फिरोज शाह तुगलक, अबू बकर। हालांकि अबू बकर के पहले गयासुद्दीन सेकंड भी आए थे। अबू बकर आते हैं, अबू बकर के बाद जो आते हैं वो आते हैं नसीरुद्दीन जो है मोहम्मद, नसीरुद्दीन मोहम्मद आते हैं, और उसके बाद अलाउद्दीन सिकंदर शाह और फिर नसीरुद्दीन महमूद आते हैं। और इसी नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल में 1398 में भारत पर चंगेज़ खां का आक्रमण हुआ था, जिसने दिल्ली को पूरी तरह से लूटा था और जला दिया था। तो ये सारी तथ्य याद रखेंगे बच्चा लोग। एग्जाम में क्वेश्चन आया कि किस किस टाइम पीरियड में चंगेज़ खां ने आक्रमण किया था, तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। देखिए अगला क्वेश्चन भी, वाह इतना मतलब बहुत सारे तथ्य हैं इस क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोग अनुमान लगा सकते हैं। आपको बताना है लोदी वंश के सबसे शक्तिशाली शासक के बारे में, यानी कि सिकंदर लोदी के बारे में कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है। निश्चित तौर पे प्रश्नों का ऑप्शन देख के आपको लग रहा होगा कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है। पहला ऑप्शन है सिकंदर लोदी ने खाद्यान्न करों को समाप्त कर दिया तथा व्यापार से प्रतिबंध को हटा दिया। दूसरा है सिकंदर लोदी ने भूमि में गड़े हुए खजाने में कोई हिस्सा नहीं लिया। उसने नाप के लिए एक पैमाना गजे सिकंदरी प्रारंभ किया जो प्रायः 30 इंच का होता था। तीसरा ऑप्शन है सिकंदर लोदी ने मुहर्रम और ताजिया निकलवाना बंद करा दिया तथा मस्जिदों को सरकारी संस्थाओं का रूप प्रदान कर उन्हें शिक्षा का केंद्र बनाने का प्रयत्न किया। और इसके अलावा ये भी जान लें कि इन्होंने महिलाओं को मज़ारों पर और ऐसी जगहों पर जाने से मना कर दिया था। और चौथा देखिए, उसने पुनः जजिया कर लगा दिया और एक ब्राह्मण को इसलिए फांसी दी कि उसने हिंदू और मुस्लिम धर्म को समान रूप से पवित्र कहा। पांचवा, सिकंदर लोदी ने स्वयं आदेश दिया एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद करने का जिसका नाम था फरहंगे सिकंदरी, तथा गायन विद्या में एक श्रेष्ठ ग्रंथ लज्जते सिकंदरी की रचना भी उसी के समय में हुई। ये दोनों पॉइंट्स भी ध्यान दीजिएगा। और लास्ट कह रहा है सिकंदर लोदी गुलरुखी के उपनाम से पंजाबी में कविताएं भी लिखता था।
अब आपके सामने इतने सारे स्टेटमेंट हैं, इसमें से कोई एक स्टेटमेंट है जो कि सही नहीं है। आपको उस स्टेटमेंट को तलाश करना है और फटाफट उत्तर बता देना है। आप देख रहे हैं एनसीईआरटी से मैंने ये सारे स्टेटमेंट लिए हैं और ये सारी बातें आपकी जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विभिन्न एग्जामों में एक एक स्टेटमेंट से कई क्वेश्चन बनाए गए हैं। जैसे किस शासक ने खाद्यान्नों से कर समाप्त किया, ये भी क्वेश्चन आया। फिर किसने गड़े हुए खजाने से पैसा नहीं लिया। फिर देखिए गजे सिकंदरी किसने चलाया था, कितने इंच का होता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें। ताज़े और मुहर्रम को किसने बंद कराया था। जजिया को किसने एक ब्राह्मण को इसलिए फांसी दिया कि उसने कहा हिंदू और मुस्लिम दोनों पवित्र धर्म है। ऐसे सारे स्टेटमेंट बच्चा लोग पूछे गए हैं। और फरहंगे सिकंदरी क्या है, कि इसका विषय वस्तु क्या है, किसके टाइम पीरियड से जुड़ा है। लज्जत सिकंदरी क्या है, किसके टाइम पीरियड से जुड़ा है। ये सारे क्वेश्चन बने हैं। तो निश्चित तौर पे बच्चा लोग याद रखिएगा आपका कौन सा ऑप्शन है जो सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 6 सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि ये गुलरुखी उपनाम से कविताएं तो लिखता था, कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये पंजाबी नहीं बल्कि फारसी में लिखता था। याद रखिएगा, ये आपका गुलरुखी उपनाम से फारसी में कविताएं लिखता था, पंजाबी में नहीं लिखता था। इसलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। बाकी सारी बातें बिल्कुल करेक्ट हैं आप लोगों के लिए। चलिए बच्चा लोग देखिए ये ऑप्शन, ये क्वेश्चन भी देख के आपको लग रहा होगा कि आपको कितने सारे तथ्य प्रदान किए गए हैं ताकि आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो सुमेलित नहीं है। इसमें से कोई एक है जो सुमेलित नहीं है और आपको वही बताना है। पहला ऑप्शन है दीवान ए वजारत, क्या ये केंद्रीय प्रशासन में वित्त विभाग है। दूसरा है दीवान ए अर्ज, क्या ये रक्षा मंत्रालय यानी सैन्य विभाग। तीसरा है दीवान ए इंसा, क्या ये पत्राचार विभाग है। चौथा है दीवान ए रिसालत, क्या ये धार्मिक विभाग है। पांचवा है दीवान ए मुस्त खराज, क्या ये राजस्व विभाग है। और छठा है दीवान ए इस्तिहाक, क्या ये दान विभाग है। और आपका सातवां है दीवान ए वकूफ़, क्या ये व्यय विभाग है। तो बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो कि आपका सही नहीं है। और निश्चित तौर पे आप सभी लोग इसका उत्तर बता सकते हैं कि कौन सा है जो कि आपका सही सुमेलित नहीं है। चलिए फटाफट कमेंट कीजिएगा। उम्मीद करेंगे कि आप लोग इसका उत्तर दे सकते हैं और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए कि कौन सा है जो कि आपका सही नहीं है। और यहाँ पे अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा आप लोगों को ये चीज़ पता होना चाहिए कि जो आपका दीवान ए इस्तिहाक है, दीवान इस्तिहाक है, ये यहाँ पे दान नहीं बल्कि पेंशन विभाग होना चाहिए, पेंशन विभाग होना चाहिए इस्तिहाक। और याद रखिएगा बच्चा लोग, आप लोग ऑप्शन नंबर 4 भी देख लीजिएगा, क्या ये सही है या नहीं है। दीवान ये रिसालत, क्या ये धार्मिक विभाग है या ये विदेश विभाग है, इसको भी देख लीजिएगा। आप लोगों का ये 2 ऑप्शन आपको देखना है। अगर आपको डाउट होता है और उत्तर नहीं मिलता है तो कमेंट बॉक्स में एक बार चेक कर लीजिएगा कि मैंने इसका क्या उत्तर दिया है। और अगर आप लोगों को मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये सही है या नहीं है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सल्तनत काल के प्रमुख अधिकारी तथा उनके कार्य कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ पे अधिकारी दिए हुए सल्तनत काल के और उनके सामने उनका कार्य दिया है। आपको बताना है कौन से अधिकारी के सामने लिखा गया उसका काम सही नहीं है। पहला है वकील ए दर, क्या ये शाही महल और सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं का प्रबंधन करता था। दूसरा अमीर ए हाजिब, क्या ये दरबारी शिष्टाचार के नियमों को लागू करता था। तीसरा है सर ए जानदार, क्या ये सुल्तान के अंग रक्षकों का प्रधान था। और चौथा है इंसा दीवान इंसा ये मुमालिक, क्या ये आपका विदेश विभाग है। तो बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो कि आपका सही सुमेलित नहीं है, यानी कि इसमें से कोई एक है जो कि गलत है। और आपको बताना है कि इंसा ये मुबालिक किससे जुड़ा है, सर ये जानदार किससे जुड़ा है, अमीर ये हाजिब किससे जुड़ा है और वकील ये दर कौन सा है जो सुमेलित नहीं है। तो आप सभी को ये चीज़ पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर जो आपका 4 है ये सही नहीं है, क्योंकि इंसा ये मुमालिक जो है ये पत्राचार से जुड़ा हुआ है। बच्चा लोग किससे जुड़ा है, पत्राचार, पत्राचार से जुड़ा है। ये विदेश विभाग नहीं है, विदेश विभाग नहीं है, इसलिए आपका चौथा ऑप्शन सही नहीं है। बाकी बातें बिल्कुल सही हैं। वकील ए दर शाही महल एवं सुल्तान का व्यक्तिगत सेवाओं का प्रबंधक है
अमीर ये हाजिब दरबारी शिष्टाचार के नियमों को लागू करवाता है और सर ये जानदार सुल्तान के अंगरक्षकों का प्रधान होता था। अगला क्वेश्चन, और इसमें से भी कौन सा सुमेलित नहीं है आपको ये बताना है। सल्तनत काल के प्रमुख अधिकारियों और उनके कार्यों का कौन सा सही सुमेलित नहीं है। आपके सामने देखिए 5 ऑप्शन है और आपको इसकी सहायता से बताना है कि कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है। पहला ऑप्शन है अमीर ए बहर, क्या ये आंतरिक नौकायन तथा जल मार्गों का नियंत्रण करता था। दूसरा, अमीर ए मजलिस, क्या ये सभाओं तथा दावत जैसे विशेष उत्सव का प्रबंधन करता था। तीसरा है मुस्ताफ़ी ए मामलिक, क्या महालेखा परीक्षक यानी कि राज्य के खर्चों की जांच करता था ये। चौथा है मुशरिफ ए मुमालिक, महालेखाकार, क्या राज्य की आय से संबंधित है ये। और पांचवा है रसालत ए मुमालिक, क्या ये पत्राचार विभाग है। बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो कि आपका सही नहीं है, और निश्चित तौर पे आपको ये चीज़ क्लियर होना चाहिए कि कौन सा है जो सही नहीं है। चूँकि आयोग में जो आपका मतलब भू राजस्व से जुड़े हुए क्षेत्र हैं वहाँ से, और साथ ही जो आपका सैन्य प्रबंधन से जुड़े हुए क्षेत्र हैं, जो प्रशासन से जुड़े हुए हैं, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनता है बच्चा लोग। याद रखिएगा प्रशासनिक क्षेत्र में क्वेश्चन भी इन्हीं क्षेत्रों से ज़्यादा बनता है। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और आपका ऑप्शन नंबर 5 जो है सही नहीं है, क्योंकि रसालत ये मुमालिक जो है ये विदेश विभाग है, ये पत्राचार विभाग नहीं है। ये कैसा विभाग है, ये विदेश विभाग है। रसालत ये मुमालिक जो अधिकारी है ये देखता है विदेश विभाग को। बाकी बिल्कुल सही है। अमीर ये बहर जो है ये आंतरिक नौकायन और जल मार्गों का नियंत्रण करता है। अमीर ये मजलिस सभाओं और दावतों के संबंध में काम करता है। और मुस्ताफ़ी ये मामलिक महालेखा परीक्षक है। और मुशरिफ ये मुमालिक ये महालेखाकार है। याद रखेंगे बच्चा लोग, ये बिल्कुल बातें सही हैं और एग्ज़ाम में बार बार पूछेंगे। ये भी देखिए अधिकारियों से ही है और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने उन सारे महत्वपूर्ण अधिकारियों को लिया है, महत्वपूर्ण विभागों को लिया है जहाँ से क्वेश्चन बनता है और आप लोग कन्फ्यूज़ होते हैं। ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, आप लोग इसको ज़रूर ध्यान से देखिएगा। देखिए मजूमदार, क्या इनका काम आय व्यय को ठीक करने वाला है। दूसरा है मुतसरिफ, क्या ये शाही कारखाने की देखभाल करता था। तीसरा है सद्र उस सुदूर, क्या धर्म संबंधी कार्यों का प्रमुख था। चौथा है काजी उल कुजात, क्या ये न्याय विभाग का प्रमुख था। और आपका पांचवा है अमीर ए दाद, क्या बड़े नगरों का मजिस्ट्रेट था। छठा है कोतवाल, क्या शहरों में शांति स्थापित करने का उत्तरदायित्व था इसका। सातवां है आरिज मुमालिक, क्या ये राजकीय आय का संग्रह करता था। आपको बताना है कौन सा है जो सुमेलित नहीं है। अधिकारी हैं, अधिकारियों का कार्य दिया है, कौन सा अधिकारी या कार्य उसका सही सुमेलित नहीं है आपको ये बताना है। प्रयास कीजिएगा बच्चा लोग, अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो आसान होगा आपके लिए, अगर नहीं पढ़ा है ना तब तो इसको और भी ज़्यादा बार बार रिवीजन कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप छोटे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो या बड़े एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, ये सारे पॉइंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसीलिए आपको मेरी क्लास से छोटे और बड़े दोनों एग्जाम्स के क्वेश्चंस मैक्सिमम तैयार होंगे आपके। तो याद रखिएगा बच्चा लोग, कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर जो 7 है ये सही नहीं है। आरिज मुमालिक दीवानी अर्ज विभाग का प्रमुख है। दीवानी अर्ज विभाग आप सभी को पता है सैन्य विभाग या सुरक्षा या रक्षा विभाग है, जिसका अधिकारी है आरिज मुमालिक। तो ये राजकीय आय का संग्रह नहीं करता, बल्कि किससे जुड़ा हुआ है, रक्षा विभाग या सैन्य विभाग से जुड़ा है। इसलिए आपका 7वां सही नहीं है, बाकी बिल्कुल सही है। मजूमदार आय व्यय को ठीक करने वाला है। मुतसरिफ शहरी कारखानों की देखभाल करता था। और सदर सुदूर धर्म संबंधी कार्यों का प्रमुख है, कई बार आया है। काजी उल कुजात भी आया है। न्याय विभाग है। अमीर दाद बड़े नगरों का मजिस्ट्रेट। और कोतवाल शहरों में शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए उत्तरदायी था। ये सारी बातें आपको बिल्कुल लर्न होनी चाहिए। आप लोग इसको बार बार रिवीजन कर लीजिएगा, क्लास ओवर होने के बाद भी इसको सुनते रहिएगा। आज ये देखिए क्वेश्चन भी बहुत ही शानदार है और आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्रश्न है कि सल्तनत काल के 5 प्रमुख करों के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। उस समय 5 प्रमुख कर चलते थे, उसके बारे में कौन सा है जो कि सही नहीं है, आपको ये बताना है। पहला है उश्र,
उश्र, याद रखिएगा बच्चा लोग, बहुत बार एग्जाम में ये पूछता है। उश्र कह रहा है कि उश्र, आपको बताना है उश्र मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर है जो 5 से 10% तक लिया जाता था। दूसरा है खराज, क्या ये गैर मुसलमानों पर यानी कि जो मुस्लिम नहीं है ऐसी जनता पर भूमि का 1/3 से 1/2 तक जो है लिया जाता था। और आपका यहाँ पे होना चाहिए था खुम्स, याद रखिएगा बच्चा लोग, यहाँ से दूसरा क्वेश्चन होगा खुम्स। खुम्स याद रखिएगा, ये तीसरा होगा आपका खुम्स। लूट खानों तथा भूमि के गड़े खजानों से प्राप्त धन जिसका 1/5 भाग राज्य को तथा 4/5 भाग सैनिकों को फिरोज शाह तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी ने 4/5 भाग अपने पास रखा था। आपको बताना है क्या खुम्स जो है ये लूट का माल होता है, क्या ये खानों और भूमि में गड़े हुए खजाने से प्राप्त धन होता है, क्या इसका 1/5 भाग राज्य तथा 4/5 भाग सैनिक रखते हैं, लेकिन फिरोज तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी ने उल्टा किया था। क्या ये बात सही है बच्चा लोग? गलत बताना है, याद रखिएगा। तीसरा देखिए, या चौथा ऑप्शन कहेंगे इसको क्योंकि तीसरा खुम्स था। चौथा है जकात। देखिए आपका तीसरा हमने देख लिया है, वो क्या था, वो खुम्स था। अब ये आपका क्या हो गया, चौथा, और ये आपका पांचवा। तो इस हिसाब से आपको कमेंट करना है। चौथे में कह रहा है कि जकात मुसलमानों पर धार्मिक कर जो 2 से 2.5% तक होता था। क्या ये बात सही है कि मुस्लिमों पर 2 से 2.5% तक जकात कर लगाया जाता था। और चौथा है पांचवा है जजिया, क्या गैर मुसलमानों पर लगाए जाने वाले व्यक्तिगत कर जिसमें स्त्री, बच्चे, भिखारी, साधु, पुजारी आदि इस कर से मुक्त होते थे। तो आपको बताना है कौन सा है जो सही नहीं है। और आप लोगों के लिए काफ़ी आसान है ये, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेशन में बहुत सारी बातें मैं करवा चुकी हूँ। तो निश्चित तौर पे बच्चा लोग आप लोग बता सकते हैं कि आपका कौन सा है जो कि सत्य नहीं है। और आप सभी को इसका उत्तर पता है, कोई डाउट है ही नहीं इसमें। आप लोगों को कोई समस्या नहीं होना चाहिए ये सॉल्व करने में, क्योंकि ये मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ कि आपका जो ऑप्शन नंबर 3 है यानी कि आपका खुम्स, यानी कि आपका जो है वो खुम्स, यहाँ से आपका हो जाएगा खुम्स शुरू। यानी कि क्या है आपका तीसरा ऑप्शन है खुम्स, कि जो खुम्स है ये लूट का माल, खानों एवं भूमि में गड़े खजाने से प्राप्त धन है जिसका 1/5 भाग राज्य तथा 4/5 भाग सैनिकों को दिया जाता है। यहाँ तक बातें बिल्कुल करेक्ट हैं, कोई डाउट नहीं है। समस्या कहाँ है, ये फिरोज शाह तुगलक नहीं है बल्कि MBT है, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी ने इसका 4/5 भाग अपने पास रखा, यानी कि सैनिकों को 1/5 भाग दिया इन्होंने। तो याद रखिएगा फिरोज तुगलक नहीं होंगे, MBT और अलाउद्दीन खिलजी होंगे। ये क्लियर है आप लोगों का, कोई डाउट ही नहीं इसमें। और बाकी बातें बिल्कुल सही हैं, ये याद रखिएगा। कई बार आया कि उश्र क्या है, मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर है, कितना परसेंट लिया जाता था, 5 से 10%, ये चीज़ भी याद रखिएगा। खराज क्या है, गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला भूमि कर है जो 1/3 से 1/2 यानी कि 35% से लेकर के 50% तक हो सकता था। जकात है मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर है जो 2.5% तक ही लिया जाता था और उस पैसे को उन्हीं की भलाई के लिए उपयोग में लाया जाता था। और चौथा सभी को पता है जजिया गैर मुस्लिमों से ली जाती थी, जो लोग मुस्लिम नहीं होते थे ऐसे सभी लोगों को जजिया देना होता था, जो एक हैवी अमाउंट होता था उनके इनकम का। लेकिन स्त्री को, बच्चे को, बुजुर्ग को, पुजारी को, साधु को, ऐसे भिखारी जैसे लोगों को इससे मुक्त रखा गया था, इससे फ्री रखा गया था। और ब्राह्मण भी इससे फ्री थे, मात्र आपके फिरोज शाह तुगलक हैं जिन्होंने ब्राह्मणों से भी जजिया कर लिया था। चलिए बच्चा लोग देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन भी देखिए बहुत ही ज़्यादा शानदार है, बहुत सारे तथ्यों को इसमें भी समाहित किया गया है। आप देख सकते हैं आपके सामने आपके महत्वपूर्ण तथ्य दिए हुए हैं और आपको बताना है कि कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है। निश्चित तौर पे बच्चा लोग आपके लिए काफ़ी बढ़िया है ये और बहुत ही शानदार है और आप लोगों के लिए बहुत ही मददगार साबित होंगे ये सारे तथ्य। तो आपको बताना है कौन सा है जो सही नहीं है। क्वेश्चन क्या था कि सल्तनत कालीन लगान व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। लगान व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है आपको ये बताना है। और आपका पहला था खेत बटाई, क्या बुआई के पहले ही खेत बांट कर कर का निर्धारण करना
खेत बटाई है। दूसरा है लंक बटाई, क्या फसल काटने के बाद खलिहान से लाए गए अनाज से भूसा निकाले बिना ही, यानी कि खलिहान में लाए गए अनाज से भूसा निकाले बिना ही कृषक एवं सरकार के बीच बंटवारा हो जाता था। तीसरा है राशि बटाई, खलिहान में अनाज से भूसा अलग करने के बाद सरकारी हिस्से को निर्धारित कर दिया जाता था। चौथा है मुक्ताई, सल्तनत काल में लगान निर्धारण की मिश्रित प्रणाली को मुक्ताई कहा गया। और पांचवा मसाहत, भूमि की नाप जोख करने के उपरांत उसके क्षेत्रफल के आधार पर उपज का लगान निश्चित किया जाता था। क्या ये मसाहत कहलाता था? याद रखेंगे बच्चा लोग, एनसीईआरटी का है तो निश्चित तौर पे इसके सारे स्टेटमेंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी को ये सारी चीज़ें बिल्कुल लर्न होनी चाहिए। कौन सा सही नहीं है आपको ये बताना था, तो आप सभी को ये उसका उत्तर पता होना चाहिए। खेत बटाई का मतलब है कि बुआई के पहले नहीं बल्कि बुआई के बाद, बुआई के बाद क्या किया जाता था, खेत को बांट दिया जाता था, यानी कि खड़ी फसल को ही बांट दिया जाता था। बुआई के बाद जब फसल होता था तो फसल को काटने के पहले खेत ही बांट दिया जाता था कि इतना खड़ी फसल आपका और इतना हमारा। जो गवर्नमेंट को मिला वो गवर्नमेंट अपना काटे और उसको साफ करे, और जो जनता को यानी कि व्यक्ति को मिला वो अपना खुद काटे। तो फसल जो है खड़ी फसल को ही खेत में बांट देना बुआई के बाद, ये है खेत बटाई। लंक बटाई मतलब फसल काटने के बाद जब खलिहान में आ जाता है पौधे के साथ, लेकिन अनाज को भी बाली से अलग नहीं किया गया होता, उस समय जो बंटवारा कर दिया जाता है सीधे पौधों का, ये हो जाता है लंक बटाई। राशि बटाई, खलिहान में लाने के बाद बीज को जब भूसे से यानी कि पौधे से अलग करके साफ सुथरा कर दिया जाता है और उस अनाज को जब बांटा जाता है तब ये राशि बटाई कहलाता है। और चौथा सही है कि मुक्ताई सल्तनत काल में लगान निर्धारण करने की एक मिश्रित प्रणाली है। और चौथा भी सही है कि मसाहत का मतलब है कि भूमि की नाप जोख करने के उपरांत उसके क्षेत्रफल के आधार पर उपज का लगान निश्चित किया जाता था। तो बच्चा लोग ये सारे स्टेटमेंट याद कर लीजिएगा। बस पहला सही नहीं है, बुआई के बाद फसल जब खेत में खड़ी फसल को बांट दिया जाए तो उसको कहते हैं खेत बटाई। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन ये भी आपका बहुत ही शानदार है। निश्चित तौर पे आपको बताना है मुस्लिम कानून के स्रोतों के बारे में कौन सा कथन सत्य है। मुस्लिम कानून के स्रोत हैं, कुछ पुस्तकें हैं, कुछ ग्रंथ हैं जिनसे मुस्लिम कानून को लिया जाता है, उसके बारे में कौन सी बातें हैं जो सत्य हैं आपको ये बतानी है। और देखिए कूट की सहायता से उत्तर देना है तो इसको ध्यान से दीजिएगा। पहला है कुरान, क्या हज़रत मोहम्मद के कथनों का एक एवं कार्यों का संग्रह है कुरान। दूसरा है हदीस, क्या मुस्लिम कानूनों का प्रमुख स्रोत है। तीसरा है इज्मा, क्या कानून का मुजाहिद द्वारा व्याख्यायित स्रोत। चौथा कयास, तर्क अथवा विश्लेषण के आधार पर कानून की व्याख्या। कौन सा सत्य है आपको ये बताना है। याद रखिएगा बच्चा लोग, आपको सत्य बताना है और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। तो उम्मीद करेंगे कि सत्य कथन आपके लिए बताना है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को और भी ऑप्शन दे रही हूँ, जैसे कि इसमें से 1 हटा दे रहे हैं और इसमें से भी 1 हटा दे रहे हैं। अब याद रखिएगा कोई 2 ही सही है, या तो पहला दूसरा, या तो दूसरा तीसरा, या तीसरा चौथा, या आपका दूसरा तीसरा चौथा। बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो सत्य है। सत्य बताना है आप लोगों को और फटाफट उत्तर दीजिएगा कि कौन सा है जो कि आपका सही है। तो निश्चित तौर पे अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है। एनसीईआरटी वगैरह ज़रूर पढ़ लें, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं और आपका यहाँ पे पहला दूसरा तो सही नहीं है, क्योंकि कुरान का मतलब है मुस्लिम कानूनों का प्रमुख स्रोत। कहते हैं ना कि कुरान में चीज़ लिखा है उसी के अकॉर्डिंग ऐसा होना चाहिए। और हदीस मतलब जो हज़रत मोहम्मद के कथनों का एवं कार्यों का संग्रह है। इज्मा कानून का मुजाहिद द्वारा व्याख्या स्रोत है। और कयास, कयास कहते हैं ना, कयास लगाइए यानी कि विचार कीजिए, तर्क कीजिए, कोशिश कीजिए। तो कयास मतलब क्या, तर्क विश्लेषण के आधार पे कानून की व्याख्या। तो तीसरा चौथा सही है बच्चा लोग, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। केवल और केवल तीसरा चौथा सही है, पहला दूसरे का जो ऑप्शन है वो अपोजिट कर दिया गया है। और अगला क्वेश्चन भी देखिए बहुत ही बढ़िया है और ये स्थापत्य से है, आपके सल्तनत काल के स्थापत्य से है। और कौन सा कथन है जो कि सही नहीं है स्थापत्य कला के बारे में, आपको ये बताना है। पहला है
हजार सितून, क्या ये 1000 स्तंभ वाला महल है जो कि दिल्ली के निकट सीरी नामक नगर के पास अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था? दूसरा है जहाँ पनाह नगर, क्या ये मोहम्मद बिन तुगलक ने इस नगर की नींव डाली थी? और तीसरा है खिरकी मस्जिद, क्या इसका निर्माण 1375 में लोदी के समय में हुआ? और चौथा है मोठ का मस्जिद, क्या इसका निर्माण सिकंदर लोदी के शासनकाल में हुआ है? बताएंगे भी चलो कौन सा है जो कि सही नहीं है। और मुझे उम्मीद है कि यहाँ आप लोग फंसेंगे, क्योंकि इतनी बारीकी से आप लोगों ने स्टडी नहीं किया होगा ऐसा मुझे लगता है। और अगर आपने किया है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं किया है तो आप लोगों के लिए क्लास बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोगों को बार बार रिविज़न करना है। तो याद रखिएगा बच्चा लोग, कौन सा है जो सत्य नहीं है? ऑप्शन नंबर जो आपका 3 है ये सही नहीं है। खिरकी मस्जिद का निर्माण 1375 में हुआ है, लेकिन ये लोदियों के टाइम पीरियड का नहीं है बल्कि तुगलक के समय का है। तुगलक के समय का है, खास करके फिरोज तुगलक का जो टाइम पीरियड है उस समय का ये है खिरकी मस्जिद। लोदी नहीं तुगलक है, खास करके कौन? फिरोज तुगलक। बाकी सही है मोठ मस्जिद, इसका निर्माण जो है ये किसने करवाया है? सिकंदर लोदी के शासनकाल में हुआ है। और 1000 सितून यानी कि 1000 स्तंभों वाला महल दिल्ली के निकट सीरी नामक नगर के पास अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। और जहां पनाह नगर मोहम्मद बिन तुगलक ने इसकी नींव डाली है, ये चीज़ याद रखिएगा। और दीन पनाह आप सभी को पता है हुमायूं के द्वारा बनवाया गया है। और सीरी ये आपका अलाउद्दीन खिलजी का है। देखिए अगला क्वेश्चन, और ये भी देखिए बहुत ही शानदार है। आपको बताना है बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी के बारे में कौन सा कथन है जो कि सत्य नहीं है? आपको ये क्वेश्चन का उत्तर देना है। और हम लोगों ने इसके बारे में पहले भी बहुत कुछ डिस्कस किया है, जो बच गया था उसको आज हम लोग देखने वाले हैं। कह रहा है बाबर की आत्मकथा का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद मैडम वेबरिज तथा लेंडेन और अरस्काइन ने की है, क्या ये बात सत्य है? दूसरा, बाबर की आत्मकथा का फारसी अनुवाद पायंदा खां तथा अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। तीसरा है बाबर ने अपनी आत्मकथा में 6 मुस्लिम शासकों बंगाल, दिल्ली, मालवा, गुजरात, बहमनी तथा 2 हिंदू शासकों मेवाड़ तथा विजयनगर का उल्लेख किया है। और आपका चौथा ऑप्शन है बाबर ने भारत की तात्कालिक राजनीतिक दशा, भारतीयों के जीवन स्तर, पशु पक्षियों तथा फूलों फलों और जलवायु का विस्तृत वर्णन किया है। बताएंगे मैं चलो कौन सा है जो कि सत्य नहीं है आत्मकथा के बारे में बाबर के? निश्चित तौर पे आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए कि कौन सा है जो कि आपका सही नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है सारे तथ्य, इनको बार बार रिवीजन करते रहना है। ये आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे और साथ ही तथ्य को भी क्लियर करेंगे। ऑप्शन नंबर 3 जो है ये गलत है बच्चा लोग, ये सही नहीं है। और मात्र गलत क्या है? मात्र यहाँ पे 6 की जगह पे 5 हो जाए तो पूरा का पूरा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। बहुत बार एग्जाम में आए बच्चा लोग, याद रखिएगा। बाबर की आत्मकथा का अंग्रेजी भाषा में सबसे पहले मैडम वेबरिज ने किया था, और इसी को सबसे अथेंटिक और सबसे यूनिक माना जाता है। इसके अलावा आगे चल के लेंडेन और अरस्काइन ने भी अंग्रेजी में अनुवाद किया है इसका। बाबर की आत्मकथा का फारसी में भी अनुवाद किया गया है, और किसने किया है? पायंदा खां और अब्दुल रहीम खान खाना ने किया है। बाबर ने अपनी आत्मकथा में 5 मुस्लिम शासकों, जिसमें बंगाल का शासक, दिल्ली का शासक, मालवा का शासक, गुजरात का शासक और बहमनी का शासक, इनका उल्लेख किया। साथ ही उसने 2 हिंदू शासकों मेवाड़ के राणा सांगा और विजयनगर के कृष्णदेव राय का उल्लेख किया है। ये चीज़ें याद रखेंगे बच्चा लोग। और चौथा भी सही है कि बाबर ने भारत की तात्कालिक राजनीतिक और जो है दशाओं का और बाकी चीज़ों का, जो भारतीय जीवन है, पशु पक्षी हैं, फल फूल हैं, जलवायु है, इन सब का विस्तृत विवरण दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन भी देखिए, बाबर से ही जुड़ा हुआ है। आपको बताना है कि बाबर की आत्मकथा के बारे में, तो जो कि बाबरी जो है इसके बारे में कौन सा कथन है जो कि सही नहीं है? कोई एक स्टेटमेंट आपका रॉन्ग होगा, बाकी सब सही होंगे। पहला स्टेटमेंट है बाबर ने लिखा है कि भारत के व्यक्ति सुंदर हैं और सुसंस्कृत हैं। दूसरा, बाबर ने लिखा है कि ना यहाँ अच्छे घोड़े हैं, ना अच्छे कुत्ते हैं, ना अच्छे अंगूर हैं, ना खरबूजे, ना फल।
तीसरा, बाबर ने लिखा है कि हिंदुस्तान की सबसे अच्छी बात यह है कि यह देश विस्तृत है और यहाँ सोना और चांदी का भरमार है। चौथा, बाबर यहाँ की वर्षा की प्रशंसा करता है और लिखता है कि यहाँ कभी कभी एक दिन में 10 से 15 या 20 बार वर्षा हो जाती है। और पांचवा, बाबर ने भारत के कारीगरों की बहुत प्रशंसा की है। बाबर ने यह भी लिखा है कि पानीपत की विजय के बाद काबुल जैसी गरीबी अब हमारे लिए फिर नहीं। तो देखिए बच्चा लोग, आपको बताना है कि कौन सा है जो बाबर की आत्मकथा में जो वर्णन किया गया है उसके बारे में सही कथन नहीं है। तो निश्चित तौर पे आप लोगों को इसका उत्तर पता होना चाहिए। अगर नहीं पता, इतनी गूढ़ता से नहीं पढ़े हैं, तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। सारे स्टेटमेंट आपके एनसीईआरटी के हैं। सारे स्टेटमेंट मैंने एनसीईआरटी से लिया है। आपका पहला सही नहीं है बच्चा लोग, क्योंकि बाबर लिखता है ना कि भारत के व्यक्ति सुंदर नहीं है और सुसंस्कृत भी नहीं है। इन्होंने यहाँ के व्यक्तियों को सुंदर और सुसंस्कृत नहीं माना। क्योंकि आपको पता है कि बाबर मध्य एशिया अफगानिस्तान के आसपास के हैं, उज्बेकिस्तान अफगानिस्तान, और ये मध्य एशिया जो है ठंडा क्षेत्र है। यहाँ के लोग कलर में फेयर होते हैं, लंबे हाइट के होते हैं और ये मतलब देखने में थोड़े ज़्यादा अच्छे लगते हैं। शायद यही रीज़न रहा कि भारत के लोगों को उसने कहा कि ये सुंदर और सुसंस्कृत नहीं है। दूसरा बिल्कुल सही है, उसने कहा यहाँ अच्छे घोड़े, यहाँ अच्छे कुत्ते और अंगूर, खरबूजे, ये सारी चीज़ें भी नहीं है। बाबर ने कहा कि सबसे अच्छी बात है कि ये बहुत बड़ा देश है, भारत या हिंदुस्तान बहुत बड़ा है और यहाँ पे सोने चांदी का क्या है, भरमार है। और बाबर ने ये भी कहा कि यहाँ पे वर्षा की प्रशंसा की, दिन में 10 बार, 15 बार, 20 बार भी वर्षा हो जाता है। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि बाबर जब आए हैं वो आपका गर्मी का टाइम शुरू हुआ था और बारिश के मौसम तक ये रहे हैं। तो निश्चित तौर पे बच्चा लोग, अगर ये पूरा गर्मी और बारिश यहाँ भारत में बिताए हैं तो पहले के टाइम में भारत में बारिश बहुत ज़्यादा होता था। आज के टाइम में बारिश नहीं होता, लेकिन जब भारत में बाबर आए थे वो टाइम पीरियड बहुत पहले का है और उस समय गर्मियों में और बारिश के मौसम में बहुत बारिश होता है और दिन दिन में बार बार बारिश होता है, कई कई शिफ्टों में बारिश होता है। और इसीलिए बाबर ने लिखा है कि भारत में बारिश दिन में 10 बार, 15 बार, 20 बार भी हो जाता है। तो निश्चित तौर पे उनकी वर्णन आप सोच सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि उस टाइम पीरियड के बारे में बिल्कुल सही बात कह रहे थे। तो आप याद रखेंगे कि बाबर ने पानीपत के बारे में भी लिखा है कि पानीपत के युद्ध के बाद उसको इतना धन और संपत्ति मिला कि उसने कहा कि जैसी गरीबी हमने काबुल में देखी थी, अब ऐसी गरीबी फिर कभी नहीं आने वाली है, क्योंकि हम लोगों ने एक समृद्ध देश के ऊपर अधिकार कर लिया है। ये सारी बातें याद रखेंगे बच्चा लोग। आत्मकथा तो जो कि बाबरी के बारे में। और अगला क्वेश्चन भी देखिए, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शानदार है। और क्वेश्चन है, इबादत खाने में अकबर द्वारा आमंत्रित धर्माचार्य और धर्म कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यानी कि एक तरफ है धर्म और दूसरी तरफ है धर्माचार्य। आपको बताना है कौन से धर्म से जुड़े हुए धर्माचार्य सही सुमेलित नहीं है। पहला है हिंदू धर्म, क्या इससे देवी और पुरुषोत्तम को इबादत खाने में अकबर ने बुलाया था। दूसरा है बौद्ध धर्म, क्या इससे हरि विजय सूरी, जिनचंद्र सूरी, विजय सूरी तथा शांति चंद्र को बुलाया था अकबर ने इबादत खाने में। तीसरा है पारसी धर्म, क्या दस्तूर जी, मेहर जी, राणा को इबादत खाने में अकबर ने बुलाया था जो पारसी थे। और चौथा है ईसाई धर्म, क्या एक्वा बीवा और मौनसेरात को जो है इबादत खाने में अकबर ने आमंत्रित किया था। बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो सुमेलित नहीं है, कौन सा संत है जो कि सुमेलित नहीं है धर्म से। निश्चित तौर पे बहुत ही आसान है आप लोगों के लिए, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये सारे तथ्य रिविज़न करते रहिएगा, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चा लोग। ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे गए हैं और ये मैंने आईएएस और नेट में कई बार देखा है, खास करके नेट के एग्ज़ाम में मैंने इन क्वेश्चंस को बहुत बार देखा है। तो याद रखिएगा, आपका दूसरा सही नहीं है, क्योंकि ये बौद्ध धर्म नहीं है, बल्कि ये क्या है, जैन धर्म से जुड़े हुए हैं। याद रखिएगा बच्चा लोग, जैन धर्म से जुड़े हुए हैं हर विजय सूरी, जिनचंद्र सूरी और विजय सूरी और शांति चंद्र। और बाकी चीज़ें भी याद रखिएगा, पारसी धर्म के दस्तूर जी, मेहर जी, राणा, हिंदू धर्म के देवी और पुरुषोत्तम, ईसाई धर्म के इक्वा बीबा और मौनसेरात।
अगला क्वेश्चन भी देखिए बहुत ही बढ़िया है। मुगल कालीन प्रसिद्ध महिलाओं के बारे में कौन सा कथन है जो कि सत्य है, आपको ये बताना है। और आपके सामने हैं ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है महामांगा अकबर की माँ है। दूसरा है जहां आरा औरंगजेब की पुत्री। तीसरा है जेबुन्निसा शाहजहां की पुत्री। चौथा अस्मत बेगम गेंदे के फूल से इत्र निकालने की विधि का आविष्कार किया। पांचवा है मुमताज महल श्रृंगार प्रसाधन और जेवरात की बड़ी विशेषज्ञ थी। आप बताएंगे बच्चा लोग मुगल कालीन प्रसिद्ध महिलाओं के बारे में कौन सा कथन है जो सही है। यानी कि यहाँ पे पांचों में से कोई एक स्टेटमेंट है जो सही है और बाकी आपके सही नहीं है, और आपको बताना है कि कौन सा है जो कि सही है। और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए बच्चा लोग। बहुत ही ज़्यादा आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है कि आपका ऑप्शन नंबर 5 ओनली सही है। क्योंकि माहम आनगा जो है आपको पता है ये अकबर की धाय माँ है, माँ नहीं है बल्कि क्या है, धाय माँ है, इसलिए गलत हो गया। दूसरा जहां आरा शाहजहां की पुत्री हैं और जेबुन्निसा औरंगजेब की पुत्री हैं, इसलिए आपका दूसरा और तीसरा भी गलत हो गया। अस्मत बेगम ने गेंदे के फूल से नहीं बल्कि गुलाब के फूल से इत्र निकालने की विधि का तलाश किया, जिसका उन्होंने विधि अपनी पुत्री नूरजहां को भी बताया था। पांचवा सही है कि मुमताज महल श्रृंगार प्रसाधन और जेवरात की बड़ी विशेषज्ञ थी, जो कि शाहजहां की सबसे प्रिय पत्नी थी, जिनकी याद में उन्होंने बनाया था ताजमहल। अगला क्वेश्चन भी देखिए कितना बढ़िया है और एग्जाम में बार बार पूछे गए तथ्यों को समाहित किया गया है इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है बच्चा लोग। कोई एक स्टेटमेंट है जो सही नहीं, बाकी सभी सही हैं और ये सारे आपको याद होने चाहिए। पहला ऑप्शन है जहांगीर ने अपने शासनकाल में तंबाकू की बिक्री पर रोक लगा दिया था। दूसरा जहांगीर ने अपनी प्रेयसी अनारकली के लिए 1615 में लाहौर में सुंदर कब्र बनवाई। और तीसरा जहांगीर ने टॉमस रो को 400 का मनसब प्रदान किया तथा इंग्लिश खां की उपाधि दी। और चौथा है जहांगीर के टाइम पीरियड में खुसरो की हत्या, महावत खां का विद्रोह तथा पुत्र खुर्रम का विद्रोह महत्वपूर्ण है। कौन सा है जो कि सत्य नहीं है। इन चारों ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन सत्य नहीं, बाकी तीन ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हैं। तो याद रखिएगा बच्चा लोग, उम्मीद है कि आप लोग का दिमाग वहाँ तक गया होगा कि जो ऑप्शन नंबर 3 है ये सही नहीं है, क्योंकि जहांगीर ने टॉमस रो को नहीं, टॉमस रो की जगह अगर आप हॉकिंस कर दें तो आपका पूरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। हॉकिंस कर देंगे अगर जहांगीर ने हॉकिंस को 400 का मनसब और इंग्लिश खान की उपाधि प्रदान करी थी। चूँकि हॉकिंस जब दरबार में आए तो इन्होंने तुर्की भाषा में बात किया, इसीलिए इनको इंग्लिश खान कहा गया। बाकी आपका बिल्कुल ही सही है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि जहांगीर ने अपने शासनकाल में तंबाकू की बिक्री पर रोक लगाई। खुद तो इतना ड्रिंक करते थे, इतना नशा करते थे, लेकिन तंबाकुओं की बिक्री पर रोक लगाया था, क्योंकि पुर्तगाली आ चुके थे बहुत पहले ही और उन्होंने भारत में लाकर तंबाकू की कृषि इतना बड़े पैमाने पे करना शुरू कर दिया कि जहांगीर का टाइम पीरियड आते आते तंबाकू का सेवन इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था। और इसलिए इन्होंने ये आदेश दिया, 12 अध्यादेशों में एक आदेश ये भी था कि तंबाकू की बिक्री नहीं होगी। तो बाकी बातें याद रखिएगा बच्चा लोग। अनारकली का जो मकबरा है वो आपका लाहौर में है और वहीं पे जहांगीर का भी है, वहीं पे नूरजहां का भी है। ये सारी चीज़ें और जहांगीर के टाइम पीरियड में खुसरो की हत्या, महावत खां का विद्रोह, ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन है जो कि सही नहीं है। पहला है शाहजहां ने 1636-37 में सिजदा एवं पायबोस प्रथा को समाप्त कर दिया तथा उसके स्थान पर चहार तस्लीम की प्रथा शुरू कराई। दूसरा है शाहजहां ने इस्लामी संवत के स्थान पर हिजरी संवत चलाया। तीसरा है हिंदुओं को मुसलमान गुलाम बनाने से मना कर दिया, यानी कि हिंदुओं को मुसलमान गुलाम बनाया नहीं जा सकता, क्या ये बात सही है। चौथा है शाहजहां के काल में मुगल वास्तुकला अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई थी। और पांचवा है शाहजहां के काल में बर्नियर और टेबेर्नियर नामक पुर्तगाली यात्री भारत आए थे। आपको बताना है कौन सा कथन है जो कि सही नहीं है शाहजहां के बारे में। ये सारे स्टेटमेंट बच्चा लोग याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आप सभी को लर्न होनी चाहिए सारी चीज़ें। आपका ऑप्शन नंबर 5 जो है ये सही नहीं है।
बाकी सही है। इन्होंने सिजदा और पायपोश बंद कर दिया था। क्वेश्चन कई बार आया कि किसने बंद किया, अकबर ने शुरू किया, हालांकि बलबन ने भी शुरू कर दिया था शुरू में। तो ये अकबर के टाइम पीरियड में बहुत अच्छे से चल रहा था, लेकिन इन्होंने इसको क्या किया, समाप्त किया। उसकी जगह पे चहार तस्लीम शुरू की, ये चीज़ याद रखिएगा। और शाहजहां ने इलाही संवत को भी हटा दिया जो अकबर ने चलाया था, उसकी जगह हिजरी संवत को फिर से लागू कर दिया। हिंदुओं को मुसलमान गुलाम रखने पर प्रतिबंध लगाया था शाहजहां ने। शाहजहां के काल में वास्तुकला चरमोत्कर्ष पे थी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शाहजहां के काल में बर्नियर और टेबर्नियर तो आए हैं, लेकिन ये पुर्तगाली नहीं है, बल्कि आपके कौन से यात्री हैं। अगर आपको याद है तो फटाफट कमेंट कीजिएगा कि बर्नियर और ट्रेबर्नियर कहाँ के यात्री थे। फटाफट कमेंट कीजिएगा बच्चा लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सत्य नहीं है, कौन सा कथन है जो सही नहीं है, आपको ये बताना है। शाहजहां के शासनकाल में 2 इतालवी यात्री पीटर मुंडी और निकोलो मनुची भी आए थे। दूसरा, मनुची उत्तराधिकार के युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी था, उसने स्टोरियो डी मगोर नामक अपनी यात्रा वृत्तांत लिखा। तीसरा है, बर्नियर एक चिकित्सक, ट्रेबर्नियर एक चिकित्सक। यहाँ पे चिकित्सक की जगह बच्चा लोग जौहरी होना चाहिए था, चिकित्सक की जगह पे क्या हो जाएगा, यानी कि ट्रेबर्नियर क्या है आपका चिकित्सक है, बर्नियर क्या है, ये आपका क्या है जौहरी। तो आपको बताना है कि जौहरी और चिकित्सक हैं दोनों, और ये हिंदुओं को इस्लाम धर्म, अच्छा यहाँ से चिकित्सक हैं, और यहाँ पे होना चाहिए था ऑप्शन नंबर 4, हिंदुओं को इस्लाम धर्म परिवर्तित कराने के लिए पृथक विभाग स्थापित किया गया था। और 5वां हो जाता, मोहम्मद सैयद या मीर जुमला ने शाहजहां को कोहिनूर हीरा भेंट किया। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि मीर जुमला यहाँ भी है, और मैंने आप लोगों को बताया था कि हुमायूं को भी मीर जुमला ने दिया था। याद रखिएगा, इस मीर जुमला का वास्तविक नाम मोहम्मद सैयद है, और जो हुमायूं से मिला था वो भी मीर जुमला था, लेकिन वो दूसरा व्यक्ति था। तो ये याद रखेंगे बच्चा लोग, इम्पॉर्टेंट है। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही नहीं है, ये चीज़ आपको बताना था। तो उम्मीद है कि आप लोग इसका उत्तर बता सकते हैं कि कौन सा है जो कि आपका सही नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए आपके सारे सामने हैं कि कौन सा है जो कि सही नहीं है। तो यहाँ पे सारे स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, सारे स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। याद रखिएगा, सारे बातें बिल्कुल सही हैं। असत्य कथन मैंने यहाँ पे देना ही भूल गया, यानी कि शाहजहां के टाइम पीरियड में 2 इटालवी यात्री आए हैं, पीटर मुंडी और निकोलो मनुची। निकोलो मनुची, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा हो रहा है डाउट कि पीटर मुंडी और निकोलो मनुची ये इटाली हैं या नहीं, आई थिंक इटालियन है। बाकी आपका मनुची उत्तराधिकार के युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी, और उसने जो रचना लिखी है बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टोरियो डी मोगोर। और बर्नियर और एक चिकित्सक, और ट्रेबर्नियर एक मतलब जो है क्या कहते हैं जौहरी हैं। और शाहजहां के टाइम पीरियड में हिंदुओं को इस्लाम धर्म परिवर्तित कराने के लिए पृथक विभाग स्थापित किया गया था, ये भी सही है। और मोहम्मद सैयद ने शाहजहां को कोहिनूर हीरा भेंट में दिया था, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, दारा सिकों के बारे में कौन सा कथन है जो सही नहीं है, आपको ये बताना है। और आज के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा शानदार हैं, बहुत सारे स्टेटमेंट हैं इसमें। पहला है, दारा सूफियों की कादरी परंपरा से बहुत प्रभावित था। कादरी सिलसिले के प्रसिद्ध संत मुल्ला शाह उसके आध्यात्मिक गुरु थे। दूसरा है, लेन पुल ने दारा को लघु अकबर कहा। तीसरा है, दारा सिकों ने स्वयं अपने देख रेख में संस्कृत ग्रंथ भगवत गीता और योग वशिष्ठ का फारसी में अनुवाद कराया। चौथा, दारा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य वेदों का संकलन, और उसने वेदों को ईश्वरीय कृति नहीं माना था। और पांचवा है, दारा ने स्वयं और तथा काशी के कुछ संस्कृत के पंडित की सहायता से 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद कराया। अब आपको बता देना बच्चा लोग कि कौन सा है जो दारा सिकों के बारे में सत्य नहीं है। ये सारे तथ्य आप लोगों को लर्न होने चाहिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर कौन सा है जो कि सही नहीं है, ऑप्शन नंबर आपका 4 सही नहीं है। बाकी स्टेटमेंट पूरा का पूरा करेक्ट है। कृति नहीं माना यही गलत है, अगर नहीं हटा दे और कृति माना तो ये पूरा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि दारा सूफियों की कादरी परंपरा को मानता था। क्वेश्चन आया है, याद रखिएगा कौन से सिलसिले को मानता है। ये भी आया है कि कौन थे संत मुल्ला शाह। फिर ये भी आया कि किसने कहा है लघु अकबर
लेनपोल ने दारासिको ने स्वयं की देखरेख में भागवत गीता और योग वशिष्ठ का फारसी अनुवाद कराया था, ये भी याद रखिएगा। और इसने वेदों का संकलन किया और वेदों को ईश्वरीय कृति माना। दारा ने स्वयं काशी के ब्राह्मणों की सहायता से क्या किया, 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद कराया, सिर ए अकबर उपनाम से। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चा लोग, और ये भी आपका बहुत ही बढ़िया है। सत्य कथन नहीं है, ये बताना है इसमें से कौन सा है जो सही नहीं है। और आपके लिए क्वेश्चन भी बहुत ही बढ़िया है। पहला स्टेटमेंट है, औरंगजेब ने 1660 ईस्वी में दक्षिण के मुगल सूबेदार शाइस्ता खां को शिवाजी पर आक्रमण करने भेजा। दूसरा, औरंगजेब ने 1665 ईस्वी में जय सिंह को शिवाजी के विरुद्ध भेजा। 22 जून 1665 ईस्वी को पुरंदर की संधि जय सिंह ने शिवाजी को करने के लिए मजबूर किया। तीसरा है, शिवाजी को अपना 4 लाख खून वाले 23 किले मुगलों को सौंपने पड़े तथा बीजापुर के खिलाफ मुगलों की सहायता करने का वचन देना पड़ा। चौथा है, शिवाजी को कैद कर जयपुर भवन जो कि राजस्थान के किले में है में रखा गया, जहां से वह गुप्त रूप से फरार हो गए। बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो कि सत्य नहीं है। सत्य नहीं बताना है, और आपके लिए सारे तथ्य बहुत 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 ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपका चौथा सही नहीं है, चूँकि शिवाजी को कैद करके जयपुर भवन में रखा गया था, जो कि राजस्थान में नहीं बल्कि आगरा के लाल किले में था। आगरा के लाल किले में ही है जयपुर भवन, जहाँ पे शिवाजी को कैद किया गया। लेकिन ये बड़े चतुराई से मिठाई के टोकरी में बैठ करके निकल जाते हैं, और जब ये निकल जाते हैं और इन्होंने ये लिख करके पत्र भेजा औरंगजेब के पास कि मैं आपके कैद से मुक्त हो चुका हूँ, तो औरंगजेब ने इनको राजा की उपाधि दी थी। और बाकी बातें बिल्कुल सही हैं बच्चा लोग, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। शाइस्ता खां जो कि औरंगजेब के मामा हैं, इनके ऊपर अचानक से रात्रि में आक्रमण कर शिवाजी ने इनका अंगूठा काट लिया था और बहुत बेइज्जती हुई थी इनकी। बाकी बातें याद रखिएगा कि 1665 में ही पुरंदर की संधि हुई है और 4 लाख खून वाले 23 किले मुगलों को सौंपने पड़े थे। बीजापुर के खिलाफ मुगलों की सहायता देने का वचन भी देना पड़ा था। ये सारी बातें बिल्कुल करेक्ट हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और इसमें भी सत्य नहीं है, कौन सा ये बताना है। पहला स्टेटमेंट है, गुरु अंगद हुमायूं के समकालीन थे। गुरु नानक ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की। दूसरा है, गुरु अमरदास से अकबर ने पंजाब में भेंट की और उनकी पुत्री के नाम कई गांव दान में दिए। तीसरा है, अकबर ने गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन दी जिसमें प्राकृतिक तालाब भी था। चौथा है, और गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ का संकलन कराया था तथा स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया। कौन सा है सही नहीं है ये बताना है बच्चा लोग। इन सारे स्टेटमेंट में कोई एक है जो कि सही नहीं है, और आपको वही बताना है कौन सा है जो कि सत्य नहीं है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही नहीं है, क्योंकि गुरु अंगद हुमायूं के समकालीन है, बिल्कुल सही है। और गुरु अंगद ने ही गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी, गुरु नानक नहीं बल्कि अंगद ही होंगे। बाकी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि अमरदास की पुत्री को बहुत सारा गांव अकबर ने दिया था और रामदास को 500 बीघा जमीन दिया था जिसमें प्राकृतिक तालाब था, जिसके सामने स्वर्ण मंदिर है। और स्वर्ण मंदिर का निर्माण और आदि ग्रंथ का संकलन गुरु अर्जुन देव ने किया था, जो सिखों के 5वें गुरु थे। अगला क्वेश्चन, सत्य नहीं है ये बताना है आपको। कौन सा है जो सत्य नहीं है ये बताना है। पहला है, गुरु हरगोबिंद ने सिखों को सैनिक संप्रदाय बना दिया, इनका शाहजहां से बाज को लेकर विवाद हुआ था। दूसरा, गुरु हरराय दारा के सामूगढ़ युद्ध में पराजित होकर पंजाब भागने पर उसकी मदद किए थे। तीसरा है, गुरु हरकिशन गद्दी के लिए बड़े भाई रामराय से विवाद किया। चौथा, गुरु गोविंद ने आनंदपुर में अपना मुख्यालय बनाया और राहुल प्रथा प्रारंभ की तथा लोगों को नाम के अंत में सिंह उपाधि लगाने की सलाह दी। और पांचवा, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की स्थापना 1699 में तथा प्रत्येक सिख को पंचमकार, कंघा, केस, कच्छा, कड़ा और कृपाण धारण करने का आदेश दिया। और छठा, उपरोक्त में से कोई भी नहीं है जो सुमेलित ना हो, यानी कि सही ना हो, यानी कि सभी सही हैं। बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो कि सही नहीं है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, उम्मीद है आप लोगों को ये सारी चीज़ें पता होंगी। सभी कथन सही हैं कि गुरु हरगोबिंद सिखों को सैनिक संप्रदाय बनाए थे और इनका शाहजहां से बाज को लेके विवाद हुआ था। बाज इनके आश्रम में चला गया था जिसको शाहजहां मांग रहे थे और इस पर विवाद हुआ था। और गुरु हरराय ने सामूगढ़ के युद्ध के बाद दारा की मदद की थी। और हरकिशन का विवाद अपने भाई हरराय से हुआ था, रामराय से हुआ था, ये भी सही है।
गुरु गोविंद ने आनंदपुर को मुख्यालय बनाया था, ये बातें सही हैं, यानी कि बाकी सभी बातें सही हैं। खालसा की स्थापना किसने किया, कब किया, ये सारी चीज़ें। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा है जो सुमेलित नहीं है। दीवान ए खालिसा, क्या ये शाही भूमि की देखभाल करने वाला एक विभाग है। दूसरा है दीवान ए तन, क्या ये वेतन और जागीर की देखभाल करता है। तीसरा है दीवान ए बयूतात, क्या ये विभिन्न कारखानों की आय व्यय का ब्यौरा देता है। और आपका पांचवा है मुशरिफ, क्या ये विदेश विभाग है। कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है, आपको ये बताना है। और आपके लिए काफ़ी आसान है ये, क्योंकि मैं बहुत सारे अधिकारियों और विभागों को पढ़ा चुकी हूँ और आपने उसको देखा है आज की ही क्लास में, तो निश्चित तौर पे गलती नहीं होना चाहिए बच्चा लोग। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सारे तथ्य हैं, आप सभी को ये सारी चीज़ें लर्न होनी चाहिए, आपके सभी एग्जाम में मदद करेंगी। ये मुशरिफ जो है विदेश विभाग से संबंधित नहीं है, बाकी बातें बिल्कुल सही हैं, इनको आपको बार बार लर्न करना है। और आज का हम लोग आखिरी प्रश्न देखने जा रहे हैं, कौन सा है जो सही नहीं है, आपको बताना है। पहला है बित्तिकची, क्या ये प्रांतों की भूमि एवं लगान संबंधी आय तैयार करता है। दूसरा है अमील, क्या है परगने की मालगुजारी वसूलने के लिए नियुक्त किया गया अधिकारी है। तीसरा है वाकिया नबीस, क्या ये समाचार लेखक होता है। और चौथा है दरोगा ये डाक चौकी, क्या ये वेतन और जागीर से संबंधित मामलों की देखभाल करता है। बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो कि आपका सत्य नहीं है। और ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, विभिन्न एग्जामों में बार बार पूछे गए, खास करके नेट जैसे एग्जाम में, पीसीएस में, इन सभी एग्जाम में आते हैं। और अगर बहुत आसान करेगा तो इंडिविजुअल पूछ लेगा, अन्यथा कूट में आएगा। तो निश्चित तौर पे आप सभी को ये पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर जो 4 है ये सही नहीं है। दरोगा ये डाक चौकी का जो काम है ये गुप्तचर विभाग से है। शांति व्यवस्था स्थापित करना है, गुप्तचरों के ऊपर ध्यान मतलब लगाना है, ये सारी चीज़ें करता है ये। तो ये वेतन और जागीरों से संबंधित नहीं है, बल्कि गुप्तचर विभाग से है, संबंधित है, ये आप सभी को पता है। बाकी बातें बिल्कुल सही है। वाकिया नबी समाचार से है। अमील जो है परगने का मालगुजारी इकट्ठा करता है। बित्तिकची प्रांतों की भूमि एवं लगान संबंधी आय व्यय का जो लेखा होता है वो तैयार करता है। ये सारी बातें याद रखिएगा बच्चा लोग। आज की क्लास आपकी काफ़ी लंबी हो गई, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार रिवीजन कीजिएगा। मैं बार बार कहूँगी ये क्लासेस आप लोग बार बार लर्न कीजिएगा, इससे आपको बहुत बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा। आज के लिए इतना ही बच्चा लोग। थैंक यू सो मच।